बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सिविल टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर की किताब CT 363 का चैप्टर नंबर 9 ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि ब्रिज इंजीनियरिंग होती क्या है। हाईवे के अंदर या रेलवे की बात करें तो कुछ रास्ते इस तरह के भी आते हैं जहाँ पर हम रोड या रेलवे ट्रैक प्रॉपर तरह से डिज़ाइन नहीं कर पाते। ये रास्ते किसी दरिया, किसी नहर या किसी स्ट्रीम के ऊपर हो सकते हैं। तो इन रास्तों पर हम बाकायदा तौर पर ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, जो कि हम ब्रिज इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास वो फैक्टर्स आते हैं जो ब्रिज की साइट को सिलेक्ट करने के लिए उसके जो इफेक्टिंग फैक्टर होंगे। उसमें सबसे पहले हम देखा जाएगा कि सबसॉइल कंडीशंस ऑफ द बेड ऑफ द रिवर। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हमारा दरिया है जिसके ऊपर पुल तमीर करना है, उस दरिया की बेड कंडीशन क्या है, यानी उसकी जो सॉइल है उसमें बेरिंग कैपेसिटी इतनी है कि वो किसी भी लोड को बर्दाश्त कर सके। तो पहला जो फैक्टर है वो हमारी सॉइल कंडीशन है रिवर की बेड की। सेकंड वन, नेचर ऑफ द रिवर। अब बेसिकली आपने ये देखना है कि आपने जो ब्रिज के लिए साइट सिलेक्ट करनी है वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर ब्रिज का स्पैन कम से कम बने। जाहिर सी बात है कि हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल तभी होगा जब उसका स्पैन कम होगा। तो हम नेचर ऑफ रिवर इस सूरत में देखेंगे कि जहाँ पर दरिया बहता बहता तंग कंडीशन के अंदर आ जाए, तंग जो है वो रास्ते से गुजरे, तो उस रास्ते का इंतखाब ब्रिज के लिए हम करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो थर्ड वन चीज़ इसमें देखी जाएगी ग्रेड्स एंड अलाइनमेंट्स। अब जब हम ब्रिज डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये भी देखा जाएगा कि जो हम पियर्स डिज़ाइन कर रहे हैं नीचे, उन पियर्स के डिज़ाइन से जो पानी है उसके बहाव में कोई रुकावट तो नहीं आएगी, उसकी अलाइनमेंट बरकरार रहेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी इस फैक्टर को भी जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोचेस। सबसे पहले ये जानने की अप्रोचेस होती क्या हैं। बेसिकली ब्रिज तो हमने उस जगह पे कंस्ट्रक्ट किया है जहाँ पर रिवर है। अब उस ब्रिज से लेके जो हमारी रोड है उस तक को मिलाने वाला जो रास्ता होता है उसे अप्रोच बोला जाता है। तो अब ये देखा जाता है कि हमारी जो अप्रोच है वो ब्रिज तक कम से कम हो, ऐसी साइड जो है वो सिलेक्ट की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स। जो हमारा रिवर है या केनाल है, उसके जो किनारे हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनके ऊपर ब्रिज के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बनाए जा सकें। तो ये चीज़ को भी जो है वो एक मद्देनज़र रखा जाता है उसकी साइट सिलेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कॉर्डिंग्स एंड सिल्टिंग। अब बेसिकली रिवर के अंदर पानी एक फ्लो के साथ जो है वो फ्लो कर रहा है, एक प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है। तो वो जो प्रेशर है उसकी वजह से पानी के अंदर सिल्ट, सैंड, इसकी कुछ ना कुछ मकदार पाई जाती है। तो हमने जो साइट सेलेक्ट करनी है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि जब हमारे पियर्स उस रिवर के अंदर कंस्ट्रक्ट होंगे तो या तो पानी का प्रेशर इतना स्लो हो जाए उस लेवल पे आके कि वो जो पियर्स वाली जगह है वहाँ पे स्कोरिंग ना कर सके, यानी कि मिट्टी को खोद के आगे फ्लो ना करवा सके, या फिर वहाँ पर सिल्ट इकट्ठी ना हो। ये ना हो कि उस जगह पर पीछे से मिट्टी आके प्रेशर के साथ लग के इकट्ठी होती रहे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदा होती हैं। सो साइट सिलेक्शन में इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाता है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क इनसाइड वाटर। आपने ये भी देखना है कि अगर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है।
क्योंकि हमें शीट पाइलिंग करनी होती है। शीट पाइलिंग करने के बाद जो हमारे पास इंटरनल एरिया होता है उसको ड्राई करने के बाद वहाँ पर पाइलिंग करके पियर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वो एरिया, वो साइट चूज़ की जाती है जहाँ पर पानी के अंदर जाकर काम करना आसान हो हमारे लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री बोर्ड्स, फिर ये भी देखा जाता है कि हमारे पास जो फ्री बोर्ड है वो कितना अवेलेबल है। फ्री बोर्ड बेसिकली होता क्या है, जो आपने ब्रिज की हाइट रखी है उस हाइट से लेके पानी के हाई फ्लड लेवल तक का डिस्टेंस, वो उसका फ्री बोर्ड है। तो हमारा जो है वो ब्रिज, उसकी कंस्ट्रक्शन की साइट जो हम चूज़ करेंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री बोर्ड मिल सके, ताकि खुदा न खास्ता अगर पानी का फ्लो कुछ हद तक बढ़ता भी है तो वो ब्रिज के लिए ख़तरनाक ना हो। नेक्स्ट, इसी तरह से हम देखेंगे वर्कर्स एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। साइट ऐसी जगह भी चूज़ की जा सकती है जहाँ पर मेरी जो मटेरियल है उसकी तरसील और जो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें मशीनरी चाहिए, जो वर्कर्स चाहिए, उसकी तरसील आसान से आसान हो। तो ये वो फैक्टर्स थे जिनको देखते हुए हमने अपनी साइट को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रिज अलाइनमेंट्स। अब बेसिकली ब्रिज अलाइनमेंट हमारे पास होती क्या है? सबसे पहले तो ब्रिज अलाइनमेंट वो होती है कि जो आपकी ब्रिज की सेंटर लाइन है वो आपकी रोड की सेंटर लाइन में आनी चाहिए, उसके लेवल पे आनी चाहिए, तो वो उस ब्रिज की अलाइनमेंट है। अब ये दो तरह की होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास स्क्वायर अलाइनमेंट्स एंड द सेकंड वन इज स्क्यू अलाइनमेंट्स। अब स्क्वायर और स्क्यू में क्या डिफरेंस होता है? वो कहता है कि अगर आपका ब्रिज, उसका जो डेक है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, उसकी सेंटर लाइन और आपकी रोड की सेंटर लाइन एक ही लेवल पे आ रही है और जो आपका रिवर है वो 90 के एंगल पे पास कर रहा है, तो आपकी जो अलाइनमेंट होगी वो स्क्वायर अलाइनमेंट होगी। इसी तरह से इसके पैरेलल अगर हम चलें तो स्क्यू अलाइनमेंट है। स्क्यू अलाइनमेंट क्या होगी? स्क्यू अलाइनमेंट ऐसी अलाइनमेंट होती है जिसमें आपके ब्रिज का डेक और वाटर, जो पानी नीचे से गुजर रहा है, स्ट्रीम है, केनाल है, रिवर है, जो भी है, उसका जो पानी है, उसका जो फ्लो है, उस फ्लो की डायरेक्शन और आपका जो सेंटर लाइन है, उन दोनों के दरमियान 90 के अलावा अगर कोई भी एंगल बनेगा तो वो जो अलाइनमेंट कहलाएगी वो स्क्यू अलाइनमेंट कहलाएगी। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अलाइनमेंट जो है वो दो तरह की होती है, एक स्क्वायर है और एक स्क्यू है। स्क्वायर उस सूरत में होगी जब दोनों चीज़ें 90 के एंगल पे होंगी और स्क्यू उस सूरत में होगी जब दोनों चीज़ें 90 के अलावा किसी एंगल पे होंगी। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कलेक्शंस ऑफ डिज़ाइन डेटा फॉर अ ब्रिज। अब हमने सबसे पहले उसकी साइट सेलेक्ट की, फिर हमने उसकी अलाइनमेंट देखी, अब हम उसके लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि हमने जो उसका डिज़ाइन करना है वो उस इलाके के मुताबिक होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जनरल डाटा कुछ आ जाता है, उसमें हम इंडेक्स मैप बना लेते हैं। इंडेक्स मैप बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे एक सर्वे किया जाता है और उस सर्वे के बाद उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको मेंशन किया जाता है, वो एक इंडेक्स प्लान होता है। इस तरह से कंटूर सर्वे प्लान, फिर वहाँ पर लेवल्स चेक किए जाते हैं, ठीक है, और उन लेवल्स के थ्रू जो है वो उसका एक कंटूर मैप तैयार किया जाता है। कंटूर मैप बेसिकली क्या होता है? कंटूर मैप ये होता है कि इसके अंदर हम हर पॉइंट्स के लेवल्स एक नक्शे की सूरत में ड्रॉ करते हैं, वो जो नक्शा होता है उसे हम कंटूर मैप कहते हैं। उसके बाद हम उसका साइट प्लान तैयार करते हैं। एक आ गया हमारे पास कंटूर मैप, जिससे हम उसके लेवल्स पता चलेंगे कि हमारा जो रिवर है उसके बेड का लेवल किस जगह पे डाउन है, किस जगह पे अप है। इसी तरह से इंडेक्स मैप में हम उसके इर्द गिर्द खदोखाल की जो चीज़ें होंगी उसका एक नक्शा तैयार करेंगे। अब आ जाता है हमारे पास साइट प्लान। तो साइट प्लान के अंदर हम क्या करते हैं, हमने जो साइट सेलेक्ट की हुई है उस साइट से के में जो भी चीज़ें आ रही होती हैं उसका एक नक्शा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, उसके पास में हाई राइज बिल्डिंग है, उसको ड्रॉ कर लिया। कोई इलेक्ट्रिक पोल गुजर रहा है उसके डिस्टेंस पे, तो उसको ड्रॉ कर लिया। वो एक उसका एक पूरा साइट मैप प्लान बना लेते हैं जिसके अंदर पिछले दोनों मैप्स के डाटा भी ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्रॉस सेक्शंस आ जाते हैं। जो साइट सेलेक्ट की, जो अलाइनमेंट सेलेक्ट की, उस अलाइनमेंट्स के मुताबिक हम अपने ब्रिजेस के क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस। तो आपको पता ही है कि किसी भी स्ट्रक्चर को आप किसी भी पॉइंट से रख के काट के उसके इंटरनल जो हिडन
आइटम्स होती हैं उसको शो करने के लिए हम उसको काटते हैं और कटिंग करके जो हमारे पास एक नक्शा आता है उसका क्रॉस सेक्शनल मैप होता है। इसी तरह से हम उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा जाता है, जो लंबाई के रुख हम उसका सेक्शन काटेंगे। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो चौड़ाई के रुख काटा जाता है, जो लॉन्ग सेक्शन होता है वो लंबाई के रुख काटा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कैचमेंट्स एरिया मैप। अब बेसिकली ये भी देखा जाता है कि जो हमारे रिवर का फ्लो है वो कहाँ पर आके इकट्ठा होके आगे स्लो फ्लो के अंदर चल रहा है, तो वो बेसिकली हमारे पास एक कैचमेंट एरिया आ जाता है जहाँ पर वो सारा पानी इकट्ठा होता है। और दूसरा उस एरिया का कैचमेंट एरिया का मैप भी बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी सॉइल प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं, उसकी जो अंडरशंस हैं सॉइल्स की उनको शो ऑफ करने के लिए हम उसकी सॉइल प्रोफाइल मैप बनाते हैं। ये था हमारे पास जनरल डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं ब्रिज की डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है जियोलॉजिकल डाटा। जियोलॉजिकल डाटा में जो हमने सॉइल प्रोफाइल बनाई है उसी को मज़ीद डिस्कस किया जाता है। फिर हम उसके बाद उसका हाइड्रोलिक डाटा कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोलिक में हम जो पानी है उसका कितना प्रेशर आ रहा है, उसके अंदर अगर कोई रुकावट लगाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये सारा का सारा उसका हाइड्रोलिक डाटा होगा। उसके बाद क्लाइमेट डाटा। क्लाइमेटिक डाटा के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं कि उसमें जो उस इलाके के अंदर एनुअल रेनफॉल होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है, और उस इलाके के अंदर या उस रिवर के अंदर कभी कोई फ्लड कंडीशन जनरेट हुई है तो उसका डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। इस सब डाटा को क्लाइमेटिक डाटा के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है उसकी डिज़ाइनिंग के लिए। और लास्ट वन हमारे पास लोडिंग एंड अदर डाटा। अब बेसिकली जो ब्रिज हमने बनाना है उसके ऊपर व्हीकल्स ने मूव करना है, वो हाइट वेट व्हीकल्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा लो वेट व्हीकल्स भी होती हैं। तो बेसिकली जो ब्रिज डिज़ाइन करते हैं हम उसको हम लोड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो हमने ये देखना है कि कितनी रेशियो के साथ इस पर जो है वो HTV गाड़ियाँ गुजरेंगी और कितनी रेशियो के साथ इस पर LTV गाड़ियाँ गुजरेंगी। तो इस चीज़ का भी डाटा जो है वो हम अपने डिज़ाइनिंग के लिए कैलकुलेट जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारा डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम उसके ऊपर ब्रिज डिज़ाइन करते हैं कि हमने कौन सा ब्रिज यहाँ पे सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिज। अब बेसिकली ब्रिज की टाइप को जो है वो हमने सिलेक्ट करना है। डिज़ाइन भी हो गया, उसके लिए भी डाटा आ गया हमारे पास, अलाइनमेंट भी पता चल गई, साइड सिलेक्शन भी पता चल गई। अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिज। इसमें हमने ये देखना है कि किस किस टाइप के ब्रिज होते हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंट है। यहाँ पे फर्स्ट वन आ जाती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस। फंक्शंस के लिहाज से जो आप ब्रिज डिज़ाइन करते हैं, इसमें हमारे पास एक्वाडक्ट्स, वेडक्ट, फुटब्रिज, हाईवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज, ये डिफरेंट है जो फंक्शन के अकॉर्डिंग किया। ऑब्वियसली सी बात है अगर अपने रेलगाड़ी गुजारनी है तो वो रेलवे ब्रिज होगा। हाईवे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हाई लोडेड गाड़ियाँ गुजरनी हैं वो हाईवे डिज़ाइन होगा जहाँ पर, तो उसके लिए हमें हाईवे ब्रिज डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से एक्वाडक्ट है हमारे पास। एक्वाडक्ट बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे सिनेरियोज आते हैं जिनमें हमें अपनी जो ब्रिज है उसको पानी के नीचे से गुजारना पड़ता है। पानी उसके ऊपर आ जाता है यानी रिवर अपने फ्लो में गुजरता रहता है, और जो गाड़ियाँ या डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं उनको हम अंडरग्राउंड गुजार देते हैं उसके नीचे से। तो उसके लिए हमें एक्वाडक्ट डिज़ाइंस करनी पड़ती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट टाइप की तरफ चलें तो आ जाता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मटीरियल। अब अकॉर्डिंग टू द मटीरियल के लिहाज से बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे इसमें टिम्बर ब्रिजेस जो आपके वुडन ब्रिजेस होते हैं। इसी तरह से मेसनरी जो आपकी ईंटों की चुनाई वाले ब्रिज हैं। उसके बाद स्टील ब्रिज जिसमें स्टील इस्तेमाल हो जाए। RCC ब्रिज जो आपके कंक्रीट और स्टील सरिया दोनों के मिक्स ब्रिज होते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज। अब प्री स्ट्रेस तो आपको पता होगा क्या होता है कि इसके अंदर ये ऑन साइड कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता। RCC स्ट्रक्चर को हम ऑन साइड कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन जो प्री स्ट्रेस होता है इसको पहले ही किसी और पॉइंट पे तैयार करके इसमें टेंशन को जीरो कर दिया जाता है और फिर वहाँ से उठा के इसको मूव करवा दिया जाता है जहाँ पर इसको रखना होता है, तो उसे बोलते हैं प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह से स्पैन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं, इसमें कलवर्ट्स आ जाती हैं। अब कलवर्ट्स बेसिकली क्या होती हैं कि ऐसा ब्रिज होता है जिसका स्पैन 6 मीटर से कम होगा तो वो हमारे पास कलवर्ट्स होती हैं। माइनर ब्रिड्स जो छोटे ब्रिज होते हैं, मेजर ब्रिड्स
ब्रिजेस जिनका स्पैन माइनर से बड़ा होगा वो मेजर में चले जाएंगे, लॉन्ग स्पैन जो मेजर से भी बड़े होंगे उनका लॉन्ग स्पैन की तरफ मूव कर जाएंगे। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द लोडिंग, अब लोडिंग के अकॉर्डिंग भी हमारे पास कुछ ब्रिजेस के डिज़ाइन आ जाते हैं, जिसमें क्लास ए ब्रिज है। अब जो क्लास ए ब्रिज है हमारी जो मोटरवेज हैं इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके ऊपर हाई लोडेड व्हीकल्स को ईजीली गुजारा जा सके। और आपको पता ही होगा कि हाल ही जो हाई लोडेड व्हीकल्स हैं, जो HTV गाड़ियाँ हैं हमारे पास, हाल ही उनका ही वेट नहीं होता, उनके ऊपर जो हमने सामान लादा होता है, भारी सामान होता है, उसका भी लोड होता है। तो बेसिकली उसमें हमें डबल लोड डिज़ाइन करना पड़ता है। तो जिसमें क्लास ए ब्रिजेस हैं, उसके बाद क्लास ए ब्रिजेस जो उससे कम लोड बेयर कर सकें, क्लास बी ब्रिजेस जो बी कैटेगराइज ब्रिजेस होते हैं, आम जो अमूमन बनाए जाते हैं, जो आम सड़कों के लिए होते हैं, जो हाईवे के साथ कनेक्टेड ना हो, ठीक है, हमारी जो कंट्री रोड्स होती हैं उनमें जो ब्रिजेस इस्तेमाल होते हैं तो वो क्लास बी ब्रिजेस हैं। आगे कुछ स्नैप्स हैं उसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ब्रिजेस हैं, जिसमें स्ट्रेट ब्रिज और स्क्यू ब्रिज हम आपको पहले बता चुके हैं। इसको स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पोजीशन ऑफ हाई फ्लड लेवल के अकॉर्डिंग भी होते हैं, इसमें सबमर्सिबल ब्रिज और नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। सबमर्सिबल ब्रिज कौन से होते हैं जी? जिनका कुछ पोर्शन जो है वो इनमें फ्री बोर्ड कम से कम होता है और उनका कुछ पोर्शन पानी के अंदर डूब जाता है जब पानी का लेवल हाई चला जाए। तो ये बेसिकली उस जगह पर डिज़ाइन किए जाते हैं जहाँ पर पानी सिर्फ और सिर्फ मानसून के दिनों के अंदर आए और उसका लेवल बढ़े, तो वो ब्रिज के ऊपर से भी हल्का सा फ्लो पानी का गुजर जाए, जिससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होता। तो वो हमारे पास सबमर्सिबल ब्रिज है। और नॉन सबमर्सिबल जिसमें पानी फ्री बोर्ड इतना हाई होता है कि सिर्फ नीचे से गुजरे, पुल के ऊपर से ना सके। अकॉर्डिंग टू द लाइफ के अकॉर्डिंग हमारे पास टेम्पोरेरी ब्रिज है, परमानेंट ब्रिज है। टेम्पोरेरी बेसिकली उस जगह पर डिज़ाइन किए जा सकते हैं जहाँ पे फंड्स की कमी है, तो हम फ़ौरन फिल्म ब्रिज डिज़ाइन नहीं करते, हम वहाँ पे टेम्पोरेरी सब ब्रिज बना देते हैं। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चले जाएं तो उन सिटीज़ के अंदर फंड्स की जो एलोकेशन होती है वो उस तरह से नहीं होती। तो उस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर सिर्फ पब्लिक ने मूव करवाना है, तो वहाँ पर हम केबल ब्रिज डिज़ाइन कर देते हैं। ट्रॉली नुमा एक ब्रिज होता है, केबल के साथ चलता है, वो हमारे पास टेम्पोरेरी ब्रिज आ जाते हैं। परमानेंट ब्रिजेस वो जो मुस्तकिल बनाने को बनाए जाए हमारे पास। आगे हमारे पास कुछ पिक्चर्स शो हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हाईवे ब्रिज है, ठीक है, उसके बाद ये वेडक्ट है, फुट ब्रिज है, आप देख सकते हैं, सिर्फ पासेज के लिए होता है ये। और ये रेलवे ब्रिजेस हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मटेरियल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कुछ, ये स्टील ब्रिज है, ये मैसनरी ब्रिज है, ईंटों के बना हुआ, ये स्टील ब्रिज है, ये आपका RCC ब्रिज है, ये आपका प्री स्ट्रेस्ड है। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहीं से तैयार किया और यहाँ पे लाके प्लेस किया हुआ है, और इस पर टेंशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। ये ज़्यादा स्ट्रेंथ होते हैं RCC के अकॉर्डिंग। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट्स।